हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर एमडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईसीयू के दौरान कौन कौन सी मेडिसिन प्रयोग में लाई जाती हैं। तो लगभग दोस्तों मैं टोटल मेडिसिन आपको 48 मेडिसिन बताऊंगा, मगर इस वीडियो में मैं आपको 48 की 48 मेडिसिन नहीं बता सकता। अगर मैं बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जो आप नहीं देख पाओगे। तो आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों सिर्फ 2 सॉल्टों के बारे में बात करूंगा, और हाँ, हर वीडियो में मैं आईसीयू पार्ट 1 आईसीयू पार्ट 2 नाम से अपलोड करता रहूंगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो करते हैं फिर स्टार्ट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे इंजेक्शन, एडोनोसिन इंजेक्शन की। अगर मैं इसकी क्लास की बात करता हूँ इंजेक्शन की, तो इसकी क्लास होती है एंटी अरेथमिक एडोनोसिन की क्लास होती है दोस्तों। तो बात कर लेते हैं इस इंजेक्शन का प्रयोग की। इस इंजेक्शन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इस इंजेक्शन का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है जैसे अगर किसी पेशेंट की पल्स रेट रेगुलर हो जाती है, तो उसको रेगुलर करने के लिए हम इंजेक्शन, एडोनोसिन इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। और दोस्तों इस इंजेक्शन को हम पीएसवीटी कंडीशन में भी प्रयोग करते हैं। जो मैंने आपको बताया पल्स रेट इरेगुलर हो जाना यानी कि ज़्यादा हो जाना, हम उसे पीएसवीटी नाम से जानते हैं। पीएसवीटी की फुल फॉर्म होती है पैरोक्सिस्मल सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों। बात कर लेते हैं इस इंजेक्शन की डोज की, यानी कि इस इंजेक्शन की डोज क्या है एडिनोसिन की। तो इस इंजेक्शन की डोज है 206 mg। हम इसे आईवी रूट देते हैं, और पेशेंट में कोई सुधार नहीं मिलता है 2 मिनट के बाद, तो इसकी 2 मिनट के बाद डोज हम फिर लगा सकते हैं उस पेशेंट को दोस्तों। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम इसके कुछ महत्वपूर्ण बातों की। तो आपको याद रखना है, अगर कोई आपके पास ऐसा पेशेंट है जिसे 2nd डिग्री या 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक है, तो आप उस पेशेंट को इस इंजेक्शन का प्रयोग ना करें। या फिर कोई आपके पास ऐसा पेशेंट है जिसकी पेस मेकर लगा हुआ है, तो उस व्यक्ति को भी हम इस इंजेक्शन का यानी कि एडोनोसिन इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करते दोस्तों। और 60 साल से ऊपर के व्यक्ति में इस इंजेक्शन का प्रयोग हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस इंजेक्शन के इंट्रक्शन की, यानी कि ये एडोनोसिन इंजेक्शन किस किस मेडिसिन से इंट्रक्शन करता है दोस्तों। आपको याद रखना है कि डाइपाइरिडामोल से दोस्तों इंट्रक्शन करता है। जब ये इंजेक्शन एडेनोसिन इंजेक्शन डाइपाइरिडामोल से इंटरेक्शन करेगा दोस्तों, तो क्या होता है डाइपाइरिडामोल जो है वो एडेनोसिन के इफेक्ट को 4 गुना बढ़ा देता है। तो आपको याद रखना है कि आप इसके साथ एडेनोसिन इंजेक्शन का प्रयोग ना करें, यानी कि डाइपाइरिडामोल के साथ एडेनोसिन इंजेक्शन का प्रयोग ना ही करें। अगर आप करते हैं किसी कंडीशन से, तो आपको याद रखना है कि आपको एडेनोसिन इंजेक्शन की डोज का कम का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ये उसकी डोज को इफेक्ट को 4 गुना बढ़ा देगा दोस्तों। अब बात करते हैं इसके और इंट्रक्शन की। दोस्तों ये इंट्रक्शन जो करता है वो थियोफाइलिन से और एमिनोफाइलिन से भी इंट्रक्शन करता है एडेनोसिन। मगर थियोफाइलिन और एमिनोफाइलिन क्या करता है, वो एडेनोसिन इंजेक्शन के इफेक्ट को कम करता है। तो आपको याद रखना है कि एडेनोसिन इंजेक्शन के साथ थियोफाइलिन और एमिनोफाइलिन इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना है। तो दोस्तों बात करते हैं हम इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट के। तो इसके कॉमन साइड इफेक्ट हैं कि छाती में दर्द होना, छाती का जकड़न सी महसूस होना, पसीने का आना, इसके ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं। तो हम बात करते हैं अब सेकंड इंजेक्शन की। अब बात करते हैं हम एट्रोपिन इंजेक्शन की। दोस्तों अगर एट्रोपिन इंजेक्शन की हम क्लास की बात करते हैं, तो इसकी क्लास होती है प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन। इसकी क्लास होती है एट्रोपिन इंजेक्शन की। अब एट्रोपिन इंजेक्शन की प्रयोग की बात कर लेते हैं। तो इसका प्रयोग जो किया जाता है दोस्तों, जैसे कि किसी व्यक्ति को हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, तो लोकल एनेस्थीसिया देने से पहले हम एट्रोपिन इंजेक्शन को देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर म्यूकस ना बने। या फिर अगर किसी व्यक्ति की पल्स रेट ज़्यादा ही कम हो गई हो, तो उस व्यक्ति को पल्स रेट सही करने के लिए हम एट्रोपिन इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। फिर और तीसरे केस में भी हम इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि अगर कोई आपके पास ऐसा केस है ऑर्गोनोफॉस्फोरस का पॉइजनिंग केस है, तो उस केस में भी हम इस इंजेक्शन का, एट्रोपिन इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। मगर ऑर्गोनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में इसकी डोज हम कुछ ज़्यादा लगाते हैं दोस्तों। तो बात कर लेते हैं हम इसकी डोज की एट्रोपिन इंजेक्शन की। तो आपको याद रखना 0.2 mg से लेकर के 1.2 mg इसे हम आईवी रूट देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम इसके कुछ इंट्रक्शन की, यानी कि एट्रोपिन इंट्रक्शन किस किस मेडिसिन से इंट्रक्शन करता है। तो आपको याद रखना है कि एट्रोपिन जो इंट्रक्शन करता है वो एंटीहिस्टामिनिक मेडिसिन से करता है। एंटीहिस्टामिनिक मेडिसिन कौन सी होती है? जैसे कि सिट्राजिन, लिवोसिट्राजिन, फैक्सोफेनेडिन, लोराडाडिन, फेनिरामिन, ये एंटीहिस्टामिनिक मेडिसिन होती है। मगर इनसे इंट्रक्शन करता है एट्रोपिन, तो क्या करता है, ये
एंटीहिस्टामिनिक मेडिसिन है वो एट्रोपिन के इफेक्ट को बढ़ा देती हैं। तो आपको याद रखना है कि एट्रोपिन के साथ एंटीहिस्टामिनिक मेडिसिन का प्रयोग नहीं करना। अगर करोगे तो डोज आपको कम देनी होगी, क्योंकि वो इफेक्ट को ऑलरेडी क्या करता है, एट्रोपिन के बढ़ाता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ कॉमन साइड इफेक्ट के। तो एट्रोपिन के कॉमन साइड इफेक्ट ये हैं दोस्तों कि पल्स रेट का कुछ ज़्यादा हाई हो जाना, और दोस्तों पसीना आना, आंखों के सामने अंधेरा आना और आंखों की पुतली का फैल जाना, ये एट्रोपिन के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अगर नहीं लगी तो आपको वीडियो को डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।